नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ की थोड़ी सी बेसिक और गहरी जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि कई टीचर्स नहीं बताते हैं और कई टीचर्स बताते भी हैं, लेकिन उन टीचरों की संख्या कम है जो बताते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि आप लोगों को इससे ऐसे वाकिफ कर दूं कि आप लोग दोबारा कभी एलसीएम और एचसीएफ में कभी गलती ही ना करें, यानी कि लासा और मासा में आपसे कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक भी ना हो। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक नया और आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है वो लास्ट तक देखे, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और घर में जो भी मैथमेटिक्स लिए हुए हो या जो भी बच्चे पढ़ रहे हो उनको जरूर एडवाइस दें कि मेरे इस तरीके के और बेस्ट से बेस्ट वीडियो को जरूर देखें, और आप लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। थैंक यू। आइए आप शुरू करते हैं। वो थैंक यू जो मैंने बोला है ना, वो सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करने वाले हैं। चलिए आइए हम लोग समझते हैं लासा और मासा के बारे में। चलिए, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को लासा के बारे में समझाता हूं। लासा मतलब क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य, सॉरी मैंने पर्वत गलत बोल दिया था, समापवर्त्य, ठीक है। इसी तरीके इसमें क्या है? समापवर्तक। देखिए दोनों में अंतर है, काफी टीचर्स इस अंतर को नहीं समझाते हैं। देखिए ये है पवर्त्य और ये है पवर्तक, इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। इसी डिफरेंस से हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आइए शुरुआत करते हैं। लघुत्तम मतलब इंग्लिश में हमने क्या लिया इसको? लोएस्ट, यानी कि एल। सी मतलब कॉमन, यानी कि सामान्य। एम मतलब मल्टीपल, यानी कि पवर्त्य। तो अब देखिए इन तीनों का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता। लोएस्ट मतलब छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। कॉमन मतलब सामान्य, सामान्य। और मल्टीपल मतलब गुणज। गुणज क्या होता है अभी बताऊंगा मैं, गुणज के बारे में ही बताऊंगा। सामान्य, छोटे से छोटा। अभी चलिए एचसीएफ यानी कि मासा को देखते हैं। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। कॉमन मतलब सेम, सामान्य। फैक्टर मतलब गुणांक। फैक्टर मतलब गुणांक, या समझ लीजिए गुणनखंड। गुणांक या गुणनखंड। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एलसीएम यानी कि लासा। तो लासा को समझेंगे सबसे पहले। लोएस्ट यानी छोटी से छोटी वह संख्या, छोटी से छोटी वह संख्या। गुणज का मतलब क्या है ये भी बताऊंगा। सामान्य मतलब कॉमन। छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं में, छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं में से सभी से, दी गई संख्याओं में से सभी से डिवाइड हो जाए, यानी कि कट जाए, वो हमारी क्या कहलाएगी? एलसीएम। देखिए जैसे कि सबसे पहले मैं कुछ संख्या लिख देता हूं। 4, 6, 8, 10। तो ये चार संख्या दी गई। छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याएं, दी गई संख्या, एक सवाल में अगर ये संख्याएं दी गई है, छोटी से छोटी वह संख्या, बिल्कुल समझ लीजिए ध्यान से, छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, यानी कि भाग चला जाए दी गई संख्याओं का, यानी कि गुणज। अब गुणज क्या होता है अभी तक नहीं समझाया था, पर आप समझा रहा हूं, समझिए। गुणज वो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के कोई 4 गुणज लिखिए। गुणज मतलब होता है जैसे कि किसी संख्या का गुणन, मतलब गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसे गुणज बोलते हैं। जैसे मैंने अगर एक सवाल आपको दिया, गुणज क्या है, जैसे शुरू से ही बता दे रहा हूं, इसी सवाल में मैं बता देता हूं गुणज क्या है। गुणज, अब ये लेते हैं 4 के गुणज। 4 के हम गुणज लिखेंगे तो क्या होंगे 4 के गुणज? 4 के गुणज होंगे 4, 4 दूनी 8, 4 3 12,
4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 6 24 डॉट डॉट डॉट। मतलब 4 की संख्या से जो भी संख्याएं कट सकती है उन्हें 4 का गुणज कहते हैं। आप समझ लीजिए, 4 की संख्या से जो भी संख्या इससे कट जाएगी, जिन भी संख्याओं में 4 का भाग जा सकता है उसे इस 4 का गुणज बोलेंगे। अगर सवाल आ गया 4 के कोई 5 गुणज लिखिए, तो 4 के कोई 5 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, ये 20 तक आप लोग ये उत्तर में लिख सकते हैं। 4 के कोई भी 5 गुणज। अब गुणज को क्या बोलते हैं हम लोग दूसरी भाषा में? अपवर्त्य। इसको इधर लिख देते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि 4 के कोई 5 अपवर्त्य बताइए, अपवर्त्य अगर आपसे सवाल में कर लिया जाए कि 4 के कोई 5 अपवर्त्य बताइए, तो आप लोगों को क्या करना है? 4 का पहाड़ा 5 बार लिख देना है। ये अपवर्त्य हो गए। तो अपवर्त्य को ही गुणज बोला जाता है, आप समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से मैं आप लोगों ने बता दिया कि ये देखिए लासा का ही पार्ट चल रहा है। और लासा को देखो कितने पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया। छोटे से छोटा हो गया, सामान्य हो गया, गुणज हो गया। तो गुणज मैंने आपको समझा दिया। अब सामान्य का मतलब क्या है? कॉमन। कॉमन मतलब जो चारों संख्याओं के गुणज में जो कॉमन होगा। जैसे कि 4 के गुणज ये हो गए। अब 6 के गुणज लिख लेते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 डॉट डॉट डॉट। आगे आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग आगे भी गुणज लिख सकते हैं। चलिए 8 के लिख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छह 48। चलिए 10 के लिख लेते हैं। 10 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50, 10 छह 60। आइए अब समझिए, ये हो गया गुणज, यानी कि ये हो गया मल्टीपल। तो मल्टीपल तो हो गए इन सभी संख्याओं के ये। अब हमको क्या देखना है? सामान्य। समझ रहे हैं ना आप? सामान्य देखना है। पहले हमने क्या देखा? गुणज, यानी कि ये गुणज निकाला है। अब देखना है हमको सामान्य। दी गई संख्याओं में सबसे पहले हमको गुणज देखना पड़ता है, फिर उसके बाद सामान्य। सामान्य मतलब कॉमन, जो कि सभी संख्याओं में हो। अभी देखिए 4 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो 6, 8 और 10 सभी संख्याओं के पहाड़े में हो? ये कॉमन देखने का तरीका है। तो देखिए कोई संख्या समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए 12 इसमें है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है। चलिए 16 इसमें है, 16 इसमें, इसमें नहीं है। 20 नहीं है। 24 इसमें है, 24 इसमें, 24 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। चलिए 4 का पहाड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 9 40। चलिए हमने 10 तक कर लिया इसको। 6 को भी आगे बढ़ाते हैं। 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 60। चलिए अब 8 को भी आगे बढ़ाते हैं। 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। चलिए अभी भी नहीं होगा तो हमको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? यही कॉमन देखने का तरीका है। ये है गुणज, यानी कि गुणनखंड विधि है। ये भी समझ लीजिए। इस विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि। चलिए अभी देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। अब देखिए ऐसी कोई संख्या समझ आ रही है जो इन तीनों चारों संख्याओं में कॉमन हो? चलिए देखते हैं। चलिए इसमें हो गया 40, इसमें 30 है, 40 नहीं है। अभी इसमें 60 है और इसमें 60 नहीं है। इसमें 60 है, अभी देखिए इसमें भी नहीं आ रहा है। अब क्या हो सकता है? ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? अभी और आगे भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा, समझिएगा। देखिए 4 के पहाड़े में आगे तक हम लोग जाएंगे तो 60 तो आएगा, और 6 के पहाड़े में भी 60 है हमारे पास, लेकिन 8 के पहाड़े में 60 नहीं है। तो 8 के पहाड़े में क्या है? देखिए 8 के पहाड़े में हमारे पास 80 आएगा, लेकिन 6 के पहाड़े में 80 नहीं आएगा। तो ऐसी संख्या सबसे पहले होनी चाहिए जो चारों के पहाड़े में आती हो, बस वही हमारी कॉमन संख्या हो जाएगी, और उसी को हम एलसीएम बोलेंगे, वही लासा हो जाएगा इन सभी संख्याओं का। तो ऐसी कोई संख्या आप लोगों को समझ आ रही है जिस संख्याओं में ये चारों संख्या से भाग चला जाए? जिस संख्या में देखिए ना तो 100 है, 120, यस 120 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। देखिए 4 के पहाड़े में आगे जाके 60 आया तो 120 भी आएगा ही आएगा। 6 के पहाड़े में 60 आया तो 120 भी आएगा ही आएगा।
8 के पहाड़े में 80 आया है, 40 आया है, तो 120 भी आएगा ही आएगा। और 10 के पहाड़े में तो 120 आना ही आना है। क्या इससे कोई छोटी संख्या है जो इन तीनों की, चारों के पहाड़े में आ रही हो और कट रही हो? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो 120 एक ऐसी संख्या है जो सभी में कॉमन है, यानी कि सामान्य है। सबसे पहले हमने गुणज निकाले, तो उसके बाद सामान्य, और वह छोटी से छोटी संख्या। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई चारों संख्याओं से कट जाए, वही इन सभी संख्याओं का लासा कहलाएगी। ये परिभाषा है, समझ लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में से सभी संख्याओं से कट जाए, या जिस संख्या में सभी संख्याओं का भाग चला जाए, वह उन सभी संख्याओं का लासा कहलाएगी। देखिए, दो तरह, अपने हिसाब से ही भाषा लिखनी पड़ती है, कोई किताबी भाषा का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली, जो हमने सीखा है, उसको जब आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे और वो आपकी बेस्ट भी कहलाएगी। तो आप समझिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिस संख्या में दी गई सभी संख्याओं से भाग चला जाए, वही उन संख्याओं का लासा कहलाएगी। तो इसमें लासा क्या आ गया अपना? 120। तो ये हो गया हमारा लासा। तो बात पूरी समझ में आ गई होगी। मल्टीपल मतलब गुणज, कॉमन मतलब सामान्य, लोएस्ट मतलब छोटे से छोटा, और वह संख्या जिस संख्या में दी गई सभी संख्याओं से भाग चला जाए, वह उन संख्याओं का लासा कहलाता है। चलिए अब आते हैं मासा पर। चलिए तो अब देखते हैं मासा। अब मासा में क्या है, देखिए अभी तक मैंने बताया था लासा, तो लासा में मैंने क्या बताया? वह छोटी से छोटी संख्या। इसमें क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए सामान्य यानी कि सामान्य तो कॉमन यानी दोनों को में, लेकिन इसमें क्या आ गया? वह गुणनखंड या गुणांक, और या इसमें क्या था? गुणज। तो इसमें जो चीज थी उसमें लगभग उसका समझ लीजिए कि उल्टा, और इसमें ये था अपवर्त्य। गुणज मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया था ना, अपवर्त्य। अपवर्त्य। और गुणांक गुणनफल का मतलब फैक्टर यानी कि अपवर्तक। ये हो गया अपवर्तक, ठीक है। ये सेम होते हैं, ये अपवर्तक हो गया, ये अपवर्त्य हो गया। चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब मासा की बारी। ये लासा अलग हो गया, अभी मासा को देखते हैं। मासा संख्या जो हमने लासा में ली थी, चलिए वही संख्याएं ले रहे हैं। 4, 6, 8, 10। तो हमने उसमें क्या देखा था? उसमें हमने निकाला था गुणज या अपवर्त। तो गुणज जब हमने निकाला था तो किस तरीके से निकाला था? ये 4 का पहाड़ा लिख दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 डॉट डॉट डॉट। तो गुणज हमने इस तरीके से निकाले थे, लेकिन इसमें निकालना है अपवर्तक यानी कि गुणांक या गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होते हैं ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कई सारी क्लासों में भी पढ़े होंगे आपने। तो मासा, इन सभी का मासा निकालना है, मासा ज्ञात करना है। तो गुणांक सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अपवर्तक। तो अपवर्तक हम कैसे ज्ञात करते हैं? अपवर्तक 4 के अपवर्तक, 4 के अपवर्तक यानी कि ऐसी वह संख्याएं जिनको गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और उनके फैक्टर में कभी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, स्वयं का ही भाग जाएगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड जिन्हें बोलते हैं। तो 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, और फिर हो गया 2। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, मतलब इन सब का गुणा करने पर 4 हमको मिल जाएगा। चलिए अब 6 की बारी। 6 को लिख देते हैं। 1, 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सॉरी डबल 2 नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, क्योंकि डबल 2 तब आएगा जब ये 12 होगा, क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड और अभाज्य संख्या गुणा करने पे ये, और जिन संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे वो अभाज्य होने चाहिए, उसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाने चाहिए, ठीक है। जैसे 3 है, 3 में किसी का भाग जाएगा नहीं, 2 में किसी का भाग जाएगा नहीं। चलिए आगे हम 8 को देखते हैं। 2, 2, 2,
अच्छा, कॉमा की जगह हम लोग गुणा भी लग सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, कॉमा ही लगाना हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आई 10 की बारी। 2 गुणा 5, एक कॉमन होता है, एक को लिखें ना लिखें कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हमारा क्या निकाल, ये तो अपवर्तक निकालने की विधि है। तो अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक वो होता है जो जिसके फैक्टर करने पे या जिसके पहाड़े में वो दी गई संख्या आती हो। अब देखिए जैसे 4 है तो इसके अपवर्त कौन कौन से हैं? 1 2 गुणा 2 मतलब 3 ये हुआ है। जब आपसे पूछा जाए कि 4 के अपवर्तक लिखिए तो 4 के अपवर्तक आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, 6 के अपवर्तक, 8 के अपवर्तक, 10 के अपवर्तक। तो अपवर्तक की संख्या तो समझ में आ गई। अभी हमको क्या करना है, ये मासा पर निकालना है तो सामान्य है। पहले अपवर्तक निकाले फिर उसके बाद सामान्य निकालेंगे। इन अपवर्तकों में अब देखना है हमको कि सामान्य क्या क्या है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें डबल 2 है, 3 बार 2 है, लेकिन हमको एक ही 2 लेना है क्योंकि एक ही 2 है इस संख्या में, और इसमें भी एक ही 2 है। अब देखिए आगे क्या बोला, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। अगर इनके अभाज्य गुणनखंड में जैसे इसमें 3 बार 2 है, इसमें 2 बार 2 है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, तो इन चारों में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो, इन चारों में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो। अगर हम बड़ी से बड़ी की बात करें और इन सब में जैसे इसमें 2 बार 2 है, इसमें 3 बार 2 है, अगर इसमें भी 2 बार होता 2 और इसमें भी 2 बार होता 2, तो हमारा जो कॉमन है वो 4 आता। 2 बार 2, 2 बार 2, 2 बार 2, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसमें आपका मासा क्या हो जाएगा, 2 आंसर। तो इस तरीके से हम मासा ज्ञात करेंगे। और मासा में आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए कि अपवर्तक का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड, जिनके गुणनखंड करेंगे तो जो भी संख्याओं के गुणनखंड होंगे वो अभाज्य होंगी और गुणा करने पर वह संख्या आ जाएगी। तो ऐसे हमने क्या निकाला, अपवर्तक। तो ये अपवर्तक इस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, ये तरीका अपवर्तक निकालने का है। तो मासा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरी विधि क्या होती है मासा की, 4 6 8 10। दूसरी विधि है पहली संख्या का दूसरी संख्या में भाग, 4 एकम 4 बचा शेष 2, 2 का भाग पहली वाली संख्या में जिससे भाग दिया गया था, 2 दूनी 4 क्रॉस। इसका क्या आ गया मासा, 2। अब चेक करेंगे कि क्या 2 से अन्य दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। अगर जा रहा है तो उनका मासा 2 हो जाएगा, और अगर नहीं जाता है तो फिर हमको अगली संख्या में उसको भाग देके सेम इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरी विधि है, इसको भाग विधि कहते हैं, भाग विधि। तो ये हो गया हमारा मासा। जहां तक मेरी कोशिश है आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और आगे भी मैं इसके सवाल सॉल्व कराऊंगा और बिल्कुल इसी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी कि ये अपवर्त है, ये अपवर्तक है, गुणज है, सामान्य, छोटी से छोटी संख्या। कई बार इस तरीके से भी सवाल आ जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो फला 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 में भाग देने पर इतना शेष बचेगा, तो उसको माइनस करके सॉल्व करते हैं, बताऊंगा आगे बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।